नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हिंदू संगठनों के असली पहचान वाले अभियान की, और उसके बाद बात होगी अब्दुल्ला आजम खान के फैन पेज की, जिस पर एक पोस्ट ने सनसनी मचा दी है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर क्या विवादित बयान दिया है, जिस पर कलेश मच गया है। और फिर बात होगी सियासत में इस बार समाजवाद और नमाजवाद की लड़ाई की। अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हिंदू संगठनों ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में ये संगठन ढाबों की पड़ताल कर रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन और उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप माहौल मिले। आइए रिपोर्ट देखते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने कांवड़ रूट पर ढाबों की पहचान को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ में हिंदू संगठन के लोग खुद ढाबों पर पहुंच रहे हैं। वे ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीरें और भगवा झंडे लगा रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को ये स्पष्ट हो कि ढाबा हिंदू संचालक द्वारा चलाया जा रहा है और वहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। कई अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर जो ढाबा है और ये हाईवे कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये मुख्य कांवड़ मार्ग है, जो कि हरिद्वार से ये दिल्ली की तरफ ये हाईवे जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो चाय की दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उन पर इस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी शिकायतें आई थी कि कुछ ढाबे गलत पहचान के साथ मांसाहारी खाना परोस रहे थे। अपने सनातन धर्म के लोगों को जागृत करने के लिए हमने ये अभियान चलाया है कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वे अब खाद्य पदार्थ की दुकान पर भगवान वाराह का चित्र, ओम का भगवा झंडा लगाए और अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखे। इस अभियान को लेकर स्थानीय ढाबा मालिकों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ ढाबा मालिकों का कहना है कि वे इस पहल का स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे कांवड़ियों का भरोसा बढ़ेगा। वहीं कुछ लोग इसे अनावश्यक मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी के साथ ही कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसका स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी इसे गुंडों की टोली बता रही है, जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। जो कोई भी वहाँ पर अपनी दुकानें संचालित करे, ढाबा संचालित करे, वो अपना नाम वहाँ पर प्रदर्शित करे, दिखाए कि क्या है। क्योंकि कल को कोई घटना दुर्घटना हो जाए, किसी का कोई खाद्य पदार्थ खाने से तबीयत खराब हो जाती है, तो आखिर किसकी शिकायत करेगा। पता चला कि वो वहाँ से ठेला अपना हटा ले गया, ढाबा अपना बंद कर दिया, तो पुलिस किसको पकड़ेगी। तो एक मतलब ग्राहक का अधिकार है उसको ये जानने का कि हम जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं या कोई सामग्री ले रहे हैं वो हम किससे ले रहे हैं। लाखों टूरिस्ट वहां से गुजरते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को देखने के लिए। और जो ये होटल्स हैं, होटल्स में अब क्या है कि कांवड़ यात्रा के नाम पे बहुत सारे गुंडों का समूह होटल मालिकों के पैंट उतार रहे हैं, निक्कर उतार रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये गुंडों की टोली है, इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ और बहुत अच्छे पैगाम इस बार मुख्यमंत्री ने दिए। मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि उनकी गाइडलाइन को एक बार पढ़ें और समझें। दरअसल कोई भी धार्मिक जुलूस के अंदर हथियार तो नहीं आने चाहिए, किसी भी धार्मिक जुलूस के अंदर। यूपी की सियासत में रामपुर का नाम हमेशा चर्चा में रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के कारण। लेकिन पिछले कुछ सालों से आजम खान और उनका परिवार कानूनी पचड़ों में उलझा हुआ है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फैन पेज पर एक भावुक पोस्ट ने सनसनी मचा दी है। इसमें मौजूदा हालात को 1975 के आपातकाल से जोड़ा गया है।
देखिए रिपोर्ट। रामपुर की सियासत में दशकों तक राज करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान पर 89 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जमीन हड़पने, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और नफरत भरे भाषण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हाल ही में 17 महीने जेल में बिताने के बाद फरवरी 2025 में जमानत पर रिहा हुए। अब्दुल्ला आजम खान फैन पेज पर एक भावुक पोस्ट सामने आई, जिसमें परिवार की मौजूदा मुश्किलों को 1975 के आपातकाल से जोड़ा गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि जिस तरह आपातकाल में आजम खान 19 महीने जेल में रहे, वैसे ही अब उनका परिवार सियासी साजिश का शिकार हो रहा है। पोस्ट में इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया गया है। इस पोस्ट पर यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो अपराध करेगा उसे जेल जाना होगा। जो अपराध करेगा तो उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। अब उसकी तुलना किसी आपातकाल के समय से नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल उनको पूरी न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो जो भी अपनी बात कहें वो न्यायपालिका के अधीन जाकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बात रखें, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बात रखें। मुझे लगता है कि अगर उनके तथ्यों में जरा सी भी सच्चाई होगी तो निश्चित रूप से उनको जेल से वो रिहा भी होंगे, उनको राहत मिलेगी। रामपुर की सियासत पे आजम खान और उनके परिवार की कानूनी लड़ाई एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध या कानून का इंसाफ? इस सवाल का जवाब कोर्ट या फिर आने वाला वक्त ही दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश ने कुछ कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कथा के लिए मोटी रकम वसूलते हैं, वो भी अंडर द टेबल। खासतौर पर अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर सनसनी मचा दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। सुना आपने, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का बयान है, जिन्होंने कई कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कथावाचकों पर सरेआम पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख के इस बयान ने हलचल मचा दी है। राजनीति में सियासत तो होते ही रहते हैं, साथ ही कथावाचकों में भी खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना लेते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कथा करने के 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा दिया है और कहा कि किसी की हैसियत है तो बता दीजिए, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा करने के लिए अपने घर पर बुला कर दिखाए। साथ ही बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसे लेने के भी आरोप लगाए हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हलचल होना तो लाजमी है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहाना है, सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है। अखिलेश यादव का ये बयान यूपी की सियासत में नया मोड़ ला सकता है।
अखिलेश की यह रणनीति उनकी पीडीए रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके जरिए वे बीजेपी के हिंदुत्व काट का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन इस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अब नया विवाद होता दिख रहा है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर संतों ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। 50 लाख, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कितना रुपया कौन लेता है, लेता भी है कि नहीं लेता है, तो हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी की जो जानकारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया, और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। इटावा में हुए कथावाचक विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं और यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारे भगवान को भी दूसरा कोई छीन लेगा क्या? भगवान तो सबके हैं। तो कथावाचक विवाद को लेकर बाबा रामदेव ने ये बात कही है कि भगवान तो सबके हैं। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता? बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है। हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले, बताओ ये कोई बात हुई? भगवान तो सबके हैं, लेकिन भाई यो कौन सो पेटेंट की भगवान कृष्ण की कथा तो हम ही करांगे। सियासत में इस बार समाजवाद और नमाजवाद की लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू समाजवाद के साथ खड़े हैं, आरजेडी और सपा जैसे दल नमाजवाद के साथ खड़े हैं। वहीं बीजेपी सांसद के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए। लोग बड़ी परेशानी में हैं। लोग टोपी लगा करके घूम रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई न दे जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे जाए, इसलिए टोपी लगा करके भी लोग रह रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मैंने देखा टीवी पर एक बीजेपी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी को नवाजवादी बोल रहे थे। मैंने उनकी सर की तरफ देखा तो सर पे बाल ही नहीं थे उनके। प्रयागराज में आतंकी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाने वाले गैंग पर शिकंजा कसा। ये गिरोह धर्म बदलकर गरीब महिलाओं को आतंकी बनाता था और बहला फुसलाकर टारगेट करता था।
जिहादी गैंग के टारगेट पर नाबालिग लड़कियां। मासूमों को आतंकी बनाने का नापाक धंधा। देश के दुश्मनों का नया टेरर मॉड्यूल बेपर्दा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स उस बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो मासूम लड़कियों को दहशतगर्दी के दलदल में धकेलने का काम करता है। प्रयागराज पुलिस ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है उसके मुताबिक देश भर में गरीब नाबालिग लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया जाता है और उन्हीं मासूमों को आतंकी बनाने की कोशिश होती है। पहले बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है और इसके लिए विदेश भेजने जैसे लालच दिए जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश में पता लगा है कि इस गिरोह का ठिकाना केरल में है, जहां लड़कियों पर जिहाद के लिए दबाव बनाया जाता है। और सिर्फ यूपी नहीं बल्कि ये टेरर मॉड्यूल देश भर में एक्टिव है। बहला फुसलाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस को आतंकियों के इस बड़े नेटवर्क के सुराग मिले इसी मासूम के लापता होने की खबर से। फूलपुर इलाके से ये मासूम मई के महीने में लापता हो गई थी। लड़की की मां ने पुलिस को शिकायत दी और आरोप लगाया कि कहकशा बानो नाम की महिला उनकी बेटी को बहकाकर केरल ले गई। मोहम्मद कैफ नाम का शख्स पहले लड़की को फूलपुर से प्रयागराज रेलवे स्टेशन ले गया और फिर कहकशा बानो ही प्रयागराज से दिल्ली होते हुए उसे केरल ले गई। घर लौट चुकी नाबालिग ने बताया कि पहले केरल में उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया और यहीं पर कई संदिग्ध लोगों से मुलाकात भी हुई। जब सब कुछ शक के घेरे में आया तो लड़की मौका देखकर केरल रेलवे स्टेशन पहुंची और केरल पुलिस की मदद से वापस प्रयागराज लाई गई। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। पुलिस ने गिरोह में शामिल कहकशा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है और अब तफ्तीश के जरिए तार जोड़ने की कोशिश होगी क्योंकि ये नेटवर्क 1 या 2 सूबों में नहीं बल्कि पूरे देश में फैला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज सुबह उन्होंने बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और फिर गोरखपुर पहुंची जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। गोरखपुर में उन्होंने एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और कल वो राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तर प्रदेश दौरा आज सुबह बरेली से शुरू हुआ। सुबह 9:50 पर वो त्रिशूल एयरबेस पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 576 छात्र छात्राओं को उपाधियां और 24 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति देखती है और पशु संरक्षण जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। दोपहर में राष्ट्रपति गोरखपुर पहुंची और यहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। गोरखपुर के मेयर ने उन्हें शहर की प्रतीकात्मक चांदी की चाबी भेंट की। इसके बाद राष्ट्रपति एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 61 MBBS छात्रों को उपाधियां और मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने छात्रों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में गोरखपुर में एम्स स्थापित करने की चुनौतियों का जिक्र किया और इसे पूर्वांचल के लिए मेडिकल हब बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी
आधारशिला तो हमने रखी थी, लेकिन हमारे पास लैंड नहीं थी। लेकिन सुखद संजोग ऐसा था, ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि मार्च 17 में मैं ही चीफ मिनिस्टर बना और मैंने सबसे पहले इस लैंड को एम्स गोरखपुर के नाम पे करने का काम किया था। राष्ट्रपति का ये दौरा गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक है। 1 जुलाई को वो पिपरी भटहट में राज्य के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। साथ ही गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास भी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के टेक होम राशन की वैश्विक स्तर पर तारीफ हो रही है। यूपी में टेक होम राशन से 70 लाख लाभार्थियों का पोषण सुरक्षा उन्हें मिल रही है। मुख्य सचिव मनोज सिंह रोम में विश्व खाद्य कार्यक्रम में शामिल हुए और रोम में मुख्य सचिव ने योगी सरकार की कई योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। यूपी में WFP के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर सहमति बनी है। यूपी में पोषण, खाद्य प्रसंस्करण, वितरण शोधों को बढ़ावा मिलेगा। WFP की कार्यकारी निदेशक ने यूपी सरकार के कामों की तारीफ की। WFP की कार्यकारी निदेशक सिंडी मैंकेन ने सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। WFP की कार्यकारी निदेशक सिंडी मैंकेन ने यूपी दौरे का निमंत्रण भी स्वीकार किया है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।